जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी को आगे कंटिन्यू करेंगे और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के बारे में, यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में। तो वायुमंडल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उन सबको कवर करने वाले हैं। तो आइए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। भाई टॉपिक टॉपिक का नाम है वायुमंडल। वायुमंडल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पर पूछता है ना, कहता है कि भैया वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो पाई जाती हैं। तो बच्चों, जब हम गैसेस की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अपने को सारी गैसेस तो याद करनी नहीं है, अपने को मेन मेन याद करनी होती है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे एक तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन के बारे में। एक तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन के बारे में। अच्छा, दूसरा आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, तीसरा आपको पता होना चाहिए आर्गन के बारे में। आर्गन। चौथा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और पांचवा हो गया हाइड्रोजन। पांचवा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन कहता है कि भैया वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो नाइट्रोजन की मात्रा है भाई 78%, 78%। क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है वो है 21%। आर्गन की है 0.93%। CO2 की है 0.03%। एंड हाइड्रोजन की है 0.0001%। तो यानी कि अब एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, यानी कि सबसे मैक्सिमम अमाउंट किसकी है। तो भैया सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। आप दिख रहे हैं। और सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस है, यानी कि सबसे मिनिमम गैस कौन सी पूछेगा, ठीक है, जिसकी अमाउंट सबसे कम है, जिसकी मात्रा सबसे कम है, तो जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अब एक और सवाल बनता है कि सर क्या हमें यह परसेंटेज याद करना है? नहीं, परसेंटेज एग्जाम में नहीं पूछता। या तो पूछता है नाइट्रोजन का परसेंटेज या पूछता है बस ऑक्सीजन का परसेंटेज। ठीक है, बस इन दो का ही परसेंटेज पूछा जाता है, इसके अलावा और किसी भी गैस का परसेंटेज नहीं पूछेगा। यानी कि अभी तक जो हमने जितना बोर्ड पे लिखा है ना, तो उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में चार क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट है, तो जवाब क्या होगा? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंट है? 21%। फिर कहता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, मैक्सिमम कौन सी है, तो नाइट्रोजन। और मिनिमम कौन सी है, सबसे कम कौन सी है, तो सबसे कम कौन सी होगी? हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। ठीक है, एज यूजुअल भाई डायग्राम है तो डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के अंदर। बिना डायग्राम आप नहीं कर पाएंगे टॉपिक को ना। चलो, आई होप ये लाइन सीधी होगी। ठीक। ठीक है, चलो, सीधा होगा ये किसी तो नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल जाएगा। अच्छा भाई, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम लोग इस टाइम पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, हम वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें कहाँ के बारे में पढ़ना है? ऊपर के बारे में जानना। ऊपर जाने वाले हम लोग, तो ऊपर जाने वाले हैं, तो चलो देखते हैं भाई। सबसे पहली बात क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल के अंदर कितनी परतें हैं, कितनी लेयर्स हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, वायुमंडल के अंदर टोटल 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। यहां पर है सबसे पहली परत, यह है दूसरी परत, यह है तीसरी, ये हो जाएगी चौथी, और लास्ट में हो जाएगी पांचवी। तो वायुमंडल के अंदर बेसिकली टोटल 5 परतें हैं। साफ दिख रही हैं आपको? अब सवाल बनता है कि सर इन पांचों परतों का नाम बताइए। कि जितने भी जो लेयर्स हैं, जितनी भी परतें हैं, इन सब के नाम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करने हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहली परत है, सबसे पहली परत, इसका जो नाम है, इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। का नाम क्या है बोले तो ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में बोलते हैं शोभ मंडल। शोभ मंडल। अच्छा, दूसरी परत है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। और हिंदी में इसे बोलते हैं
समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरी है, इसका नाम है मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर, और हिंदी में इसे बोलते हैं मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद नेक्स्ट आएगी बच्चों आइनोस्फेयर, नेक्स्ट आएगी आइनोस्फेयर, और आइनोस्फेयर की का दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है थर्मोस्फेयर, और हिंदी में इसे बोलते हैं आयन मंडल, आयन मंडल। लास्ट है एक्सोस्फेयर, और इसको हिंदी में बोलते हैं बाहरीय मंडल। तो यानी कि अब एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि भैया वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल के अंदर जो है कितनी परतें हैं, तो टोटल 5 परतें हैं। कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है। उसके बाद अब आयन मंडल और बाहरीय मंडल। इंग्लिश में नाम याद होने जरूरी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, और लास्ट में कौन सी है तो एक्सोस्फेयर। क्वेश्चन दे देगा वायुमंडल की पहली परत का नाम बताओ, तो जवाब क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर। कोई क्वेश्चन दे देगा वायुमंडल की आखिरी परत का नाम बताओ, जवाब क्या होगा? एक्सोस्फेयर। क्वेश्चन सेम है कि वायुमंडल की आखिरी परत बताइए, पर ऑप्शन के अंदर एक्सोस्फेयर नहीं है, बाहरीय मंडल नहीं है, तो जवाब क्या हो जाएगा? आइनोस्फेयर। यानी कि आपको ये सारे के सारे नाम पता होने चाहिए और सीक्वेंस वाइज पता होने चाहिए, और यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी 3 या 4 परतों के नाम लिखेगा और कहेगा भाई इसको क्रम में लगाओ, सीक्वेंस में लगाओ, समझ रहे हो? और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ध्यान से आपको पता होना चाहिए भाई कि सबसे पहला कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहरीय मंडल। अब बात करते हैं इनकी चौड़ाई की बच्चों। चौड़ाई की बात करें तो क्षोभ मंडल की चौड़ाई है 0 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक। समताप मंडल की है 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। मध्य मंडल की है 50 से 80 किलोमीटर तक। उसके बाद आयन मंडल की है 80 से 540 किलोमीटर तक। लास्ट में है नो लिमिट। नो लिमिट का मतलब है कि भैया फिर वहां से ब्रह्मांड शुरू हो जाए, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और ध्यान रखना अलग अलग बुक्स में ये डाटा अलग अलग आता है, ठीक है। ये जो परतों का जो चौड़ाई की बात करता है ना, तो अलग अलग डाटा आता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसमें अपने को टेंशन नहीं लेनी है ना, आपने को इतना याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ओजोन परत के बारे में। आप सब लोगों ने ओजोन परत का नाम सुना होगा। क्वेश्चन आता है कि भाई जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, वो किस मंडल में है? तो भाई ओजोन परत पड़ती है यहां पर, इधर पड़ती है भाई ओजोन परत। क्वेश्चन पूछे ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर किस मंडल में है, तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा भाई समताप मंडल। यहां पर है ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर, ठीक। फिर क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत की चौड़ाई बताओ। तो चौड़ाई देखो 16 तो है यहीं तक, 16 के बाद 17, 18, 19 और यहां पर कहीं आता है 20, 21, 22, 23, 24 करते करते यहां पर कहीं आता है 30। तो यानी कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, विड्थ की बात करूं, तो वो है 20 से 30 किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हो 10 किलोमीटर। बात एक ही है। तो ओजोन परत के बारे में और भी क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या देगा कि भैया ओजोन परत, ओजोन परत कहां पर है? तो ओजोन परत है समताप मंडल में। ओजोन परत की चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 20 से 30 किलोमीटर, या हम क्या कह सकते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको अब ध्यान में रखनी है भाई, यहां पर पहले हम कुछ एक टेम्परेचर लिख लेते हैं। ये प्लस का 10 डिग्री है, प्लस का 20, प्लस का 30, प्लस का 40 और प्लस का 50। इधर है माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40 और इधर मैं लिख दिया माइनस का 50। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, इस तरफ जो मैंने तापमान लिखा है, इस तरफ तापमान बढ़ रहा है, प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30, प्लस का 40, यानी कि इस तरफ तापमान बढ़ रहा है, और इस तरफ तापमान घट रहा है, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके अंदर ना, इस डायग्राम के अंदर कुछ एक लाइनें खींचूंगा, कुछ एक लाइनें खींचेंगे। अगर लाइन का जो स्लोप है, जो ढलान है, अगर वो इस तरफ जाता है, इस तरफ, तो मतलब ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? बढ़ता है। अगर स्लोप इस तरफ जाएगा तो मतलब ऊंचाई के साथ तापमान क्या होगा? घटेगा। इस तरफ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा और इस तरफ ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्षोभ मंडल की, तो इसमें क्या होता है देखो जरा, दिख रहा है?
यानी कि ढलान जो है इस तरफ गई है, तो मतलब ऊंचाई के साथ तापमान क्या उठता है, घटता है। तो क्वेश्चन आएगा क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या समान रहता है? तो जवाब क्या होगा जी, घटता है। दिख रहा है वो घट रहा है। अब जैसे ही समता मंडल शुरू होता है तो ओजोन परत तक तो टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि मैंने लाइन अब सीधी खींची है, ना मैं इधर गया ना मैं इधर गया, लाइन सीधी खींची है। तो जैसे ही समता मंडल शुरू होता है तो ओजोन परत तक तापमान सेम रहेगा, और उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद ये बढ़ना शुरू कर देगा। क्वेश्चन आए कि समता मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, ओजोन परत के समता मंडल में ओजोन परत तक तापमान कैसा रहता है, तो तापमान सेम रहता है। और ओजोन परत के बाद तापमान कैसा होता है, तो जी बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक, जैसे ही मध्य मंडल आएगा तो लो भाई तापमान इस तरफ गया। इस तरफ गया मतलब क्या हुआ कि तापमान घटना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। और यही बता दूं, यहां पर ही यानी कि मध्य मंडल में ही वायुमंडल का सबसे कम तापमान होता है, दैट इज -100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन यूं दे देगा कि भैया वायुमंडल की किस परत में जो है सबसे कम तापमान होता है, लीस्ट टेम्परेचर होता है, तो जवाब क्या होगा, मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर। या पूछे कितना होता है तो -100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लगातार आगे जा रहा है, तो मतलब आगे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, समता मंडल में ओजोन परत तक तापमान सेम रहेगा, उसके बाद ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा, मध्य मंडल में जैसा तापमान घटेगा, उसके बाद आगे क्या करेगा, लगातार ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन क्या दे रहा है, कहां पर घटेगा कहां पर बढ़ेगा, बस आपको क्या ध्यान में रखना है, बस ये एरो ध्यान में रखना है। अगर इस तरफ जा रहा है तो घटेगा, उस तरफ जा रहा है तो बढ़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि भाई मौसम संबंधी जानकारी कहां से प्राप्त होती है, कि आज भैया मौसम कैसा होगा, बारिश होगी या नहीं होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भैया मौसम संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है ट्रोपोस्फेयर से, यानी कि क्षोभ मंडल से, यानी कि इंग्लिश में बोलते से वेदर फोरकास्टिंग। तो मौसम संबंधी जानकारी कहां से प्राप्त होती है, क्षोभ मंडल से। समता मंडल की खासियत क्या है, समता मंडल की खासियत यह है कि इसमें वायुयान उड़ते हैं, यानी कि एरोप्लेन उड़ते हैं। पर वायुयान किसके नीचे उड़ेंगे, ओजोन परत के नीचे। तो सवाल आए कि भैया वायुयान कहां पर उड़ते हैं, एरोप्लेन कहां पर उड़ते हैं, तो जवाब क्या होगा, समता मंडल के नीचे। फिर कहता है उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स कहां पर छोड़े जाते हैं भाई, तो उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट्स हैं वो छोड़े जाते हैं बाहरी मंडल में। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स कहां पर छोड़े जाते हैं, बाहरी मंडल में। फिर कहता है कि भैया जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, वो वापस पृथ्वी पर कहां से आती हैं, तो वो वापस पृथ्वी पर आती हैं आयन मंडल से। पिछली बार जो है 2019 में हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है, कि भैया रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर कहां से आते हैं, तो जवाब क्या होगा, आयन मंडल। रेडियो वेव्स कैसे वापस आएंगे, देखो भाई सीधी सी बात है, रेडियो सबने सुना होगा, यहां से वेव्स ऊपर गई वापस नीचे आई, उसके बाद रेडियो चलता है। अब ऐसा क्या हुआ कि भैया ये नीचे आना शुरू कर देती है, तो इसके पीछे कारण है कि जो आयन मंडल होता है वहां पर जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन पार्टिकल्स होते हैं, जो उन्हें क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, राइट। तो भैया किसकी वजह से रिफ्लेक्ट हो रही है रेडियो तरंगे, आयन जो पॉजिटिव चार्ज जो आयन पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, और कहां पर आ रही है, वापस धरती पे आ रही है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियो वेव्स किसकी वजह से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो आयन पार्टिकल्स की वजह से। आयन पार्टिकल्स कहां पर पाए जाते हैं, आयन मंडल के अंदर। और कौन, या फिर यूं दे देगा कि रेडियो तरंगे किस मंडल से वापस पृथ्वी पर लौटती हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा, आयन मंडल या थर्मोस्फेयर। ठीक है, आयनोस्फेयर भी कह सकते हैं। एक और चीज आपको बता दूं, आप लोगों ने उल्का पिंड का नाम पढ़ लिया होगा। उल्का पिंड मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा, स्टार्टिंग का पहला दूसरा जो लेक्चर था, उल्का पिंड, उल्का पिंड याद होगा। उल्का पिंड को इंग्लिश में बोलते हैं मेटेओर्स। क्या बोलते हैं, मेटेओर्स। तो क्वेश्चन देता है कि उल्का पिंड कहां पर जलना शुरू करते हैं भाई, तो उल्का पिंड जलना शुरू करेंगे आयन मंडल में। उल्का पिंड जलना शुरू कहां पर करेंगे, आयन मंडल में। लेकिन ये उल्का पिंड जलकर राख कहां पर बनेंगे, तो जलकर राख बनेंगे ये कहां पर, मध्य मंडल में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देता है कि भाई उल्का पिंड कहां पर जलना शुरू कर देते हैं, तो भाई उल्का पिंड जलना शुरू कर देते हैं आयन मंडल में। ठीक है, और उल्का पिंड कहां पर जलकर जो है मतलब राख बन जाते हैं, बिल्कुल राख बन जाएंगे, तब जवाब क्या होगा भाई, तब जवाब होगा तो मध्य मंडल। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है कि भैया वो पूछना क्या चाह रहा है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया।
उसके बाद आगे देखते हैं भाई, देखो बस डायग्राम तो बेसिकली कंप्लीट है। ओजोन परत के बारे में और डिटेल्स हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं डायग्राम को, उसके बाद हम एक एक करके सारे के सारे इनके जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल के अंदर क्या है, वायुमंडल के अंदर निम्नलिखित गैसें पाई जाती है, कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 और हाइड्रोजन। और भी हैं, मेन अपने को ये याद रखनी है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78% है, और ये वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन 21% है, हाइड्रोजन 0.0001 है, यानी कि ये सबसे कम गैस है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा वायुमंडल के अंदर परतें कितनी है, तो परतें जो लेयर्स हैं वो 5 लेयर्स हैं, कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आयनोस्फेयर का दूसरा नाम है थर्मोस्फेयर। आपको हिंदी में भी नाम पता होना चाहिए, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बाहरी मंडल। चौड़ाई की बात करें 0 से 16, 16 से 50, 50 से 80, 80 से 540 और लास्ट में क्या हो जाएगा, नो लिमिट। अच्छा, ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में। ओजोन परत की चौड़ाई कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि भैया जो शोभ मंडल है उसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अच्छा, समताप मंडल में ओजोन परत का तापमान सेम रहेगा, उसके बाद ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा। मध्य मंडल में तापमान घटेगा, उसके बाद लगातार बढ़ता जाएगा। अच्छा, मौसम संबंधी जानकारी कहां पर मिलती है, शोभ मंडल में। वायुयान कहां पर उड़ते हैं, समताप मंडल में, लेकिन किसके नीचे उड़ेंगे भाई, ओजोन परत के नीचे उड़ेंगे। अच्छा, वायुमंडल का सबसे कम तापमान कहां पर होता है, तो वायुमंडल का सबसे कम तापमान होता है मध्य मंडल में, ठीक है। और कितना होता है, तो -100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर कहां से लौटती हैं, तो आयन मंडल से। उल्कापिंड कहां पर जलना शुरू कर देते हैं, आयन मंडल में, और वापस जो मतलब ये राख कहां पर बन जाते हैं, तो मध्य मंडल में। अच्छा, उपग्रह उपग्रह कहां पर छोड़े जाते हैं, तो बाहरी मंडल, ठीक है। ओजोन परत की चौड़ाई कितनी होती है, तो 20 से 30 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके देखने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा ट्रोपोस्फेयर के बारे में, यही था सबसे पहले हमने लिखा था ट्रोपोस्फेयर के बारे में डायग्राम में ना, जिससे क्या बोलते हैं, शोभ मंडल, शोभ मंडल। तो मैं एक एक करके सारे जल्दी से एक बार पॉइंट्स लिख देता हूं, आप भी साथ साथ नोट कर सकते हो भाई। सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट था इसकी चौड़ाई। शोभ मंडल की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई का मतलब होता है विड्थ। तो इसकी विड्थ पूछेगा तो क्या होगा, 0 से 16 किलोमीटर हो गया। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है मौसम संबंधी जानकारी मिलती है, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, राइट। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं बच्चों वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग इज डन हियर, ठीक है। तो मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त हो गई। तीसरा मैंने बताया था, अगर हाइट बढ़ेगी, हाइट मतलब ऊंचाई, हाइट का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई, ठीक है। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है यानी कि जो तापमान है वो क्या होगा, घटेगा। ध्यान से देख लो जरा, ध्यान से देख लो, यही है ना, अगर ऊंचाई बढ़ी तो तापमान क्या हुआ है, कम हुआ है। तो आपको पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शॉर्टकट में लिखो बस, क्या हाइट बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक और पॉइंट यहां पे पूछ लेता है कि भाई कितनी हाइट पर कितना तापमान बढ़ेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जैसे ही हम क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, जैसे ही हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को कहा जाता है बच्चों नॉर्मल लैप्स रेट। ये पेपर में आई हुई है कई बार, कहता है कि भैया वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है उसका नॉर्मल लैप्स रेट बताइए। तो जवाब क्या होगा, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हालांकि ऊपर भी है, ऊपर नीचे मतलब कम ज्यादा ऊपर भी हो रहा है, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि वो वैरी करता रहता है। आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ किसका पूछा जाएगा, क्षोभ मंडल का पूछा जाएगा कि भैया क्षोभ मंडल में ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर जो है तापमान कम होता है। तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक पांचवा पॉइंट इसके बारे में और क्या बनेगा, क्षोभमंडल के बारे में पांचवा पॉइंट ये बनेगा कि ये वायुमंडल की पहली परत है, वायुमंडल की पहली परत है, ठीक। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट।
तो यही सब हमने देखा था सौरमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। तो बच्चों हमारा ये तो खत्म होता है सौरमंडल। तो उसके बाद अगला कौन सा आता है भाई, अगला देखते हैं। तो अगला है बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्या आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, समताप मंडल। क्या बोलेंगे, समताप मंडल। ठीक, तो समताप मंडल के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन गया, सबसे पहला क्वेश्चन तो बन गया चौड़ाई का। चौड़ाई तो सब में लिखनी है, याद चाहे ना करो। चौड़ाई का मतलब आ गया विड्थ। डायग्राम जो भी आपने बनाया उसमें देख लो, सारे वही पॉइंट्स आएंगे। चौड़ाई विड्थ कितनी थी भाई, विड्थ थी इसकी 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, राइट। दूसरा किसके बीच में है भाई, ये किसके बीच में है, तो ये जो है क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में है। ध्यान से आपने जो डायग्राम बनाया उसको देख लो, किसके बीच में है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में है, राइट। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें ओजोन परत है, इसमें ओजोन परत है भाई, ओजोन परत। ओजोन परत माने ओजोन लेयर, ओजोन परत है, ठीक। अच्छा, तापमान की बात करेंगे तो तापमान मैंने आपको बताया कि ओजोन परत तक, ओजोन परत तक तापमान कैसा रहेगा, तापमान समान रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूं नॉर्मल रहेगा, ठीक। लेकिन ओजोन परत के बाद, ओजोन परत के बाद तापमान क्या होगा, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। ओजोन परत के बाद तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ओजोन परत तक तापमान समान रहता है और उसके बाद तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। आप डायग्राम में देख सकते हो भाई, ओजोन परत तक तापमान सेम रहा, उसके बाद क्या हुआ, एक साथ तापमान ये बढ़ा, ठीक है। चलो एक और बात आपको पता होनी चाहिए, वायुयान के बारे में बताया था मैंने आपको। पांचवा पॉइंट क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये है कि भैया इसमें वायुयान उड़ते लेकिन किसके नीचे, ओजोन परत के नीचे। तो ये भी लिख लो भाई, वायुयान उड़ते हैं यानी कि एरोप्लेन उड़ते हैं, लेकिन लेकिन ओजोन परत के नीचे, ओजोन परत के नीचे। एरोप्लेन फ्लाइज इन इट बट बिलो ओजोन लेयर, सिंपल। क्लियर है बच्चों, समझ में आया स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में क्या था। चलो अब भाई ओजोन परत का नाम आया है तो अब ओजोन परत के बारे में जान लेते हैं। वहां पर तो मैंने आपको कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं ओजोन परत के बारे में, यहां पर हम जानेंगे ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर। भाई ओजोन परत, ओजोन परत के बारे में सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल वही, इसकी चौड़ाई बताइए, यानी कि इसकी विड्थ क्या है। तो ओजोन परत की बच्चों चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर, या फिर आप क्या कह सकते हो 10 किलोमीटर। बात तो एक ही, ओजोन परत की चौड़ाई कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। अच्छा, करती क्या है भाई ओजोन परत, ओजोन परत का काम क्या है, तो ओजोन परत क्या करती है, पृथ्वी को सूर्य की यूवी किरणों से बचाती है, यूवी किरणों से बचाती है, राइट। मतलब क्या है, इट सेव्स अर्थ फ्रॉम, अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन, यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। सबको पता है कि भैया सूर्य से जो है पैराबैंगनी किरणें, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, हिंदी में बोलते हैं पैराबैंगनी किरणें। तो सूर्य से यूवी किरणें आती है पृथ्वी पर और एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, कंबल की तरह काम करता है। सूरज की जो यूवी किरणें उनको पृथ्वी पर आने नहीं देता, उन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट। अगर ये सूरज की किरणें, ये जो यूवी किरणें हैं, यूवी किरणें अगर ये पृथ्वी पर आ जाए, यूवी रेडिएशन, ये जो किरणें हैं ये पृथ्वी पर आ जाए, तो इनसे एक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्किन कैंसर होता है भाई। अब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन आएगा कि भैया यूवी किरणों से कौन सा रोग होता है, तो जवाब क्या होगा, ये स्किन कैंसर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप सब लोगों को पता ये भी होगा कि भैया ओजोन परत के अंदर छेद हो चुका है, राइट। तो क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत के अंदर जो छेद हुआ है, वो छेद जो होल हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है भाई। तो ओजोन परत के अंदर जो छेद हुआ है वो हुआ है CFC की वजह से। किसकी वजह से,
CFC। भाई CFC का मतलब क्या है? CFC का मतलब है कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से क्या हुआ है? CFC की गैस की वजह से क्या हुआ है? ओजोन परत में क्या हुआ है? छेद हुआ है। ठीक है। और ये कहां से निकलती है CFC गैसेस वगैरह? AC हो गए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ठीक है, यहां सबसे क्या निकलती है? CFC गैस निकलती है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भैया सबसे बड़ा छेद कहां पर हुआ है? सबसे बड़ा छिद्र, सबसे बड़ा छिद्र जिसे आप डिप्लेशन बोल देते हैं इंग्लिश में, डिप्लेशन। तो भैया ओजोन परत का जो सबसे बड़ा छिद्र हुआ है वो हुआ है अंटार्कटिका पर। कहां पर हुआ है? अंटार्कटिका पर हुआ है। ठीक, चलो अगला सवाल कहता है कि भैया ये जो छिद्र हुआ है, छिद्र, ठीक है, छिद्र जो हुआ है इसको मापने का यंत्र कौन सा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो ओजोन परत के अंदर छिद्र हुआ है, ठीक है, पर उस छिद्र को मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? तो आपको बता दूं बच्चों, उस यंत्र का नाम है, याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है उसको मापने के यंत्र का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और बच्चों ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना, क्वेश्चन है इसका यूनिट बताइए, इसकी इकाई बताइए। तो इसका यूनिट है डॉप्सन। इसका यूनिट पूछ लेगा तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा डॉप्सन। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही है इतनी बात? अच्छा, फिर क्वेश्चन कहता है ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? पांचवा पॉइंट, ओजोन संरक्षण दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे ओजोन कंजर्वेशन डे। तो ओजोन संरक्षण दिवस बच्चों ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाएंगे बोले तो 16 सितंबर को। ओजोन परत के बारे में एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, कहता है ओजोन परत का रंग बताइए, रंग कैसा होता है? तो बच्चों ओजोन परत का रंग होता है हल्का नीला। अब इसको गहरा, वो नेवी ब्लू, गहरे नीले से वो मत कर देना। गहरा नीला हमारे देश का जो जो राष्ट्रीय झंडा है, फ्लैग है, उसके अंदर जो अशोक चक्र है ना, और अशोक चक्र में जो 24 तीलियां हैं, ठीक है, उनका रंग होता है गहरा नीला। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सारे के सारे हैं ओजोन परत के बारे में क्वेश्चन, यानी कि ओजोन परत से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो हमने क्या क्या देखा ओजोन परत के बारे में? एक तो ये समताप मंडल में है, दूसरा इसका रंग कैसा है? हल्का नीला। चौड़ाई कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हो गया। सूर्य को पृथ्वी की यूवी किरणों से बचाती है, ठीक है, और यूवी किरणों से कौन सा कैंसर होता है? स्किन कैंसर होता है। सबको पता है कि ओजोन परत में छिद्र हो चुका है, किस गैस की वजह से? CFC गैस की वजह से। CFC का मतलब क्या है भाई? CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो गैस जो है कहां से निकलती है? तो AC या रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है। ठीक है, सबसे बड़ा छिद्र कहां पर हुआ है? तो अंटार्कटिका में हुआ है। अच्छा, छिद्र मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की यूनिट क्या है, इकाई क्या है? तो डॉप्सन है। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो भाई 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो, तो हमारा शोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगला अगला जो है हमारा मध्य मंडल आएगा भाई। तीसरे नंबर पे कौन सा था? तीसरे पे था मध्य मंडल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर। ठीक, मेसोस्फेयर के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है? इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब विड्थ। तो इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है भाई? इसकी चौड़ाई है 50 से 80 किलोमीटर तक। 50 से 80 किलोमीटर। फिर कहता है कि इसके अंदर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई। हाइट बढ़ेगी तो जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो क्या होगा? वो घटेगा। हाइट बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा? तापमान घटेगा। जरा डायग्राम देखो जो आपने डायग्राम बनाया है, राइट। और जब इतना तापमान घटेगा कि इसी के अंदर वायुमंडल का सबसे कम तापमान होता है, ये भी लिख सकते हो। वायुमंडल का सबसे कम तापमान, सबसे कम तापमान, लीस्ट टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर। लीस्ट टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर कितना होता है भाई इसके अंदर तापमान? इसके अंदर तापमान होता है -100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, तो क्वेश्चन यहां पे भी मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, लीस्ट टेम्परेचर
ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का सबसे कम तापमान कहां पर होता है? तो भैया मेसोस्फेयर में होता है, यानी कि मध्यमंडल में होता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, और यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा था भाई? अच्छा, एक आपको ये पता होना चाहिए, किन दो के बीच में आता है, किन दो लेयर्स के बीच में आता है ये? तो ये भैया एक तो समताप मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में है। ध्यान से डायग्राम देखो जरा, कहीं मिलेगा आपको, राइट? यानी कि एक तो स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और एक आइनोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर और आइनोस्फेयर के बीच में है ये, ठीक। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था इसके बारे में क्या था? पांचवा पॉइंट ये था, इसमें उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं। इसमें उल्कापिंड, उल्कापिंड का मतलब क्या हुआ? मेटेओर्स। उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं, जलकर राख, राख का मतलब क्या होगा? ऐश, उनके एशेज बन जाते हैं, राख हो जाते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गए इतने सारे पॉइंट्स? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके थे? तो ये थे सारे के सारे मध्य मंडल के, यानी कि मेसोस्फीयर्स के। कुछ नहीं है बच्चों, सारी वही चीज बता रहा हूं जो डायग्राम के अंदर है। अगर आप लोगों ने डायग्राम बनाना सीख लिया ना, तो मैं ट्रस्ट में आपको ये सारा का सारा जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको डायग्राम याद करना है, उसके बाद सारा का सारा बस डायग्राम से देख के लिखते चलो, और कुछ है ही नहीं। तो मध्य मंडल हो गया हमारा। अगला कौन सा आता है भाई? अगला आता है आयन मंडल। अगला क्या आएगा? आयन मंडल। अब आयन मंडल के इंग्लिश में दो नाम है, एक तो इसको कहते हैं आइनोस्फेयर और एक इसको कहते हैं थर्मोस्फेयर। एक कहते हैं आइनोस्फेयर और एक क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर। यही बात होगी, आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जरा क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो आ गया इसकी चौड़ाई। तो भाई आयन मंडल यानी कि आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है आयन मंडल की? इसकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर से 540 किलोमीटर, यही होगा, राइट। दूसरा किन दो के बीच में है? तो एक तो ये है बाहरी मंडल, बाहरी मंडल और मध्य मंडल के बीच में। डायग्राम देखो जरा, यही मिलेगा, यानी कि किस किस के बीच में है? एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में, एक्सोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में पड़ता है ये, ठीक। अच्छा, तीसरा पॉइंट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ठीक, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? डायग्राम देख के बता सकते हैं? बिल्कुल भाई, टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी क्या करेगा? बढ़ेगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था यहाँ पे? उल्कापिंड जलना शुरू कर देते हैं। उल्कापिंड का मतलब क्या होगा? मेटेओर्स। तो उल्कापिंड जलना शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, राइट। मेटेओर्स गेट स्टार्टिंग बर्निंग। उल्कापिंड क्या करते हैं? जलना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखना, तो जलकर राख कहां पर होते हैं? तो मध्य मंडल में। और जलना कहां से शुरू करते हैं? तो भाई जो आप क्या होगा? आयन मंडल। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या बताया था? रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे वापिस पृथ्वी पर लौटती हैं, वापिस पृथ्वी पर लौटती हैं। रेडियो वेव्स गेट बैक टू अर्थ। तो किस मंडल से जो है रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौटते हैं? तो जो आप क्या होगा? आयन मंडल। ठीक है बच्चों, तो आयन मंडल के बारे में इतना ही है, राइट। अब रह गया अपना लास्ट। लास्ट कौन सा है भाई? लास्ट है हमारा, लास्ट है हमारा बाहरी मंडल। लास्ट क्या था हमारा? बाहरी मंडल। और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक, यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? सबसे पहला पॉइंट्स, इसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। कोई लिमिट नहीं है का मतलब क्या हो गया? नो लिमिट होने का मतलब क्या हो गया? तो नो लिमिट होने का मतलब ये हो गया है कि भैया इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है, इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है। ठीक है, मतलब आगे बस ब्रह्मांड शुरू हो जाता और कुछ नहीं है। दूसरा, दूसरा क्या है? मैंने बताया कि भैया हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। डायग्राम देखो जरा, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तीसरा, वायुमंडल की आखिरी परत। वायुमंडल की क्या है? ये आखिरी परत है भाई, यानी कि इट इज द लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की आखिरी परत
यानी कि इट इज द लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद तो फिर ब्रह्मांड ही शुरू होगा, ठीक है। अच्छा, और लास्ट पॉइंट क्या था इसके बारे में, इसमें उपग्रह छोड़े जाते हैं। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स को भी कहां पर छोड़ा जाता है भाई, तो वो छोड़ा जाता है बाहरी मंडल। क्लियर है बच्चों। तो अब देखेंगे हमने मतलब जितनी भी चीजें लिखी है ना, आप पिछली स्लाइड सारी की सारी आप देख सकते हो। हमने पहले डायग्राम समझा, जितनी भी चीजें डायग्राम के अंदर हैं वही सारी चीजें हमने एक एक करके लिखी हैं। आप देख लो भाई, ट्रोपोस्फेयर के सारे वही पॉइंट्स हैं, बस ये नॉर्मल लैब स्टेट वाला बताया अलग से, बस बाकी सारे वही पॉइंट्स हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के सारे वही पॉइंट्स हैं जो डायग्राम के अंदर है। अच्छा, ओजोन परत के पॉइंट्स नहीं आए हैं क्योंकि भैया वहां पर मैंने हल्का सा बताया था, तो ओजोन परत आपको हल्का सा याद करना पड़ेगा, बाकी सारे के सारे वही पॉइंट्स आ जाएंगे। देख लो जरा ध्यान से, मध्य मंडल के सारे वही पॉइंट्स हैं जो डायग्राम के अंदर है, आयन मंडल के अंदर वही पॉइंट्स हैं, राइट, और बाहरी मंडल के भी वही पॉइंट्स हैं, राइट बच्चों। तो यहां पर आकर हमारा वायुमंडल टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं आप सोच रहे हो कंप्लीट हो गया है, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब और क्या चीज है, अब आप लोगों ने कभी हीट बजट के बारे में सुना होगा, तो आप सोचेंगे सर ये हीट बजट क्या होता है भाई, तो यही चीज अपने को समझनी है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो। हीट बजट क्या होता है, हीट बजट। देखो भाई, हम मान लेते हैं कि देखो सूरज की किरणें आ रही है पृथ्वी पर, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी पृथ्वी पर आ रही है। तो मान लेते हैं कि 100 यूनिट एनर्जी जो है वो सूर्य से पृथ्वी पर आई। 100 यूनिट जो एनर्जी है वो सूर्य से पृथ्वी पर आई है। क्लियर है इतनी बात तो। अब क्या 100 के 100 यूनिट जो है पृथ्वी तक आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। 100 में से 35 यूनिट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एनर्जी आ रही है, बादल से टकराते रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो 100 में से 35 यूनिट ऐसी होती है एनर्जी जो रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। और बच्चों ये जो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है ना 35 यूनिट, इसको कहते हैं अल्बीडो ऑफ अर्थ। अल्बीडो ऑफ अर्थ थोड़ा सा टेक्निकल है नाम, पेपर में यही आएगा। अल्बीडो ऑफ अर्थ कितना होता है? 35 यूनिट होता है, तो इसको रट लो। अल्बीडो ऑफ अर्थ कितना होता है? 35 यूनिट होता है। तो भाई 100 में से 35 गया, बचा कितना? 65। अब सर क्या 65 का 65 यूनिट पृथ्वी पर आता है? नहीं आता भाई। 65 में से भी जो 14 यूनिट हैं उनको जो है बादल क्या कर लेते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं। 14 यूनिट जो है उनको क्या करते हैं? जो क्लाउड्स हैं, यानी कि जो बादल हैं, वो क्या कर लेते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब्सॉर्ब का मतलब सोख लेते हैं। अब भाई बची कितनी देख लो भाई जरा, 51 यूनिट बची। कितनी है? 51 यूनिट। यही जो 51 यूनिट है बच्चों, यही जो है क्या करता है? पृथ्वी पर आता है। यही क्या करते हैं? पृथ्वी पर पहुंचता है, यानी कि अर्थ पर पहुंचता है। ये है बच्चों हीट बजट। कुछ नहीं है, सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो हमने क्या पढ़ा है, क्वेश्चन कैसे देगा इस चीज को समझ लो। मान लो भाई हीट बजट के अंदर क्या है कि मान लो 100 यूनिट जो एनर्जी है वो अर्थ पर आ रही है। 100 के 100 अर्थ पर नहीं आएगी, 100 में से 35 यूनिट तो भैया एल्बिडो ऑफ अर्थ होगा, मतलब जो है ये बादल से क्या कर जाएंगे? रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा 14 यूनिट क्या है? जो क्लाउड्स हैं वो क्या कर लेंगे? अब्सॉर्ब कर लेंगे। बच्चा 51 यूनिट, वही क्या करता है? हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है बच्चों। तो यही था बस हीट ऑफ। मेन तो बच्चों ये चीज है, फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं, मेन तो ये चीज है बच्चों, एल्बिडो ऑफ अर्थ। ये कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि यार पूछ क्या रहा है। एल्बिडो ऑफ अर्थ, व्हाट इज क्वेश्चन देखा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एल्बिडो ऑफ अर्थ? जवाब क्या होगा? 35 यूनिट। सिंपल है, कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। चलो एक और चीज समझ लो भाई जरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब, राइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब सिंपल सी डेफिनेशन है कि पृथ्वी के एक यूनिट एरिया पे, कोई भी यूनिट ले लो, एक यूनिट एरिया पर हवा ने कितना प्रेशर जनरेट किया, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो वायु है उसने पृथ्वी के एक यूनिट एरिया पर कितना प्रेशर जो है जनरेट किया, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एग्जाम में डेफिनेशन तो आएगी नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि भैया जो वायुमंडलीय दाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको मापने का यंत्र, इसको मापने का यंत्र कौन सा है? भाई किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप जो है वायुमंडलीय दाब को माप सकते हो? तो भैया जो इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र है, उसका नाम है बच्चों बैरोमीटर। क्या नाम है? तो उसका नाम है बच्चों बैरोमीटर। एक तो आपको यह पता होना चाहिए, बैरोमीटर। फिर क्वेश्चन कहता है जो बैरोमीटर है ना, हमें बैरोमीटर का यूनिट बताइए। बैरोमीटर की इकाई क्या है? तो बच्चों बैरोमीटर की जो इकाई है वो भी नोट कर लो ध्यान से। बैरोमीटर की दो इकाइयां हैं, या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको पास्कल, या आपको मिलेगा बार। ये है इसकी इकाई। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है, उसको कौन मापता है? तो भैया बैरोमीटर मापता है। और बैरोमीटर की इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो जवाब क्या होगा? पास्कल या बार। ठीक है, पास्कल या बार होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लास्ट ही पॉइंट है अपना बस। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, भी आपने बैरोमीटर के बारे में पढ़ा, मैंने बैरोमीटर के बारे में बताया आपको। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर क्या आता है? देखिए बैरोमीटर की रीडिंग कैसे होती है, आजकल तो ये मोस्टली आपको अफ्रीकन कंट्रीज में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इंडिया जैसी कंट्री में तो भैया बड़ी बड़ी मशीन्स आ चुकी हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। बैरोमीटर आजकल भी बस जो पुअर कंट्रीज है वहीं पर यूज होता है। बैरोमीटर के अंदर तीन कंडीशन बनती है बच्चों, ध्यान रखना। तो हाँ, एक चीज ये भी पता होनी चाहिए आपको कि जो बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर के अंदर जो है होता क्या है बेसिकली। तो बैरोमीटर के अंदर मरकरी का यूज किया जाता है। बैरोमीटर के अंदर किसका यूज किया जाता है? मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या है? Hg। मरकरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी बताता हूं क्या कंडीशन है, कैसे होता है, का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक तो ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, भाई बैरोमीटर के अंदर तीन कंडीशन बनेगी। ठीक है, ये बैरोमीटर है मान लेते हैं, ये जो है ये मरकरी है। ठीक है, अगर ये जो मरकरी है, मरकरी अगर ये एकदम से गिर जाए, एकदम से गिर जाए, यानी कि अगर इसके अंदर सडन फॉल होए, सडन फॉल, सडन फॉल, भाई मरकरी जो थी एकदम से गिर गई, तो इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है कि तूफान आने वाला है, यानी कि स्ट्रॉम आने वाला है। पहली कंडीशन तो ये हुई, और जितनी चीजें बता रहा हूं ये पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज भाई, दूसरी चीज, अगर अगर अब जैसे ये मरकरी है, ठीक है, अगर ये ऊपर नीचे हो रही है, अप एंड डाउन चल रहा है, ऊपर नीचे, हम कह सकते हैं अप एंड डाउन। अगर ये जो मरकरी है ये ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि वर्षा आने वाली है। वर्षा यानी कि रेनफॉल होने वाली है। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या कहता है? ये बैरोमीटर हो गया, ये मरकरी हो गई। ठीक है, अब अगर ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ठीक है, यानी कि अगर ये जो मरकरी है ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है, यानी कि स्लोली अपवार्ड, स्लोली अपवार्ड डायरेक्शन में, धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब जो मौसम है वो साधारण हो रहा है, मौसम साफ हो रहा है, ये भी कह सकते हो। यानी कि जो वेदर कंडीशन है वो क्या हो रही है? वो नॉर्मल हो रही है। और कमाल की बात यह कि तीनों की तीनों कंडीशन आपके एग्जाम में पूछी गई है कई बार। क्वेश्चन राइट दे देगा कि जब बैरोमीटर में सडन फॉल आ जाए, बैरोमीटर के अंदर सडन गिरावट आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह कि सर तूफान आने वाला है। यदि बैरोमीटर में ऊपर नीचे हो रहा हो तो मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है वर्षा आने वाली है अभी थोड़ी देर में। अच्छा, यदि धीरे धीरे ऊपर जाए तो इसका मतलब क्या है कि मौसम क्या होने वाला है? नॉर्मल होने वाला है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए बेसिक। तो यहां पर आकर हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है अभी तक। ठीक है, हमने देखा कि भैया हमने पढ़ा था वायुमंडल टॉपिक। तो वायुमंडल के अंदर जो है कौन कौन सी गैसेस थी? तो वायुमंडल के अंदर एक तो थी आपकी नाइट्रोजन 78%, और नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में था। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा था? ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93, CO2 0.03, और हाइड्रोजन क्या है? तो 0.0001%। और हाइड्रोजन क्या है? सबसे कम मात्रा में ये गैस है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्या? हमने डायग्राम बनाया। ठीक है, हमने देखा कि भैया वायुमंडल के अंदर कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, सौर मंडल, समता मंडल,
मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहरी मंडल। मैंने आपको बताया चौड़ाई आपको याद नहीं करनी, पर फिर भी पता होना चाहिए। 0 से 16, 16 से 50, 50 से 80, 80 से 540 और लास्ट में क्या होगा, नो लिमिट। फिर मैंने आपको बताया कि भैया ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, तो समता मंडल में। ओजोन परत की चौड़ाई कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर, या फिर क्या कह सकते हो 10 किलोमीटर। अच्छा, क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। समता मंडल में ओजोन परत तक तापमान सेम रहेगा, उसके बाद ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा, उसके बाद लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक, मौसम संबंधी जानकारी कहां पर मिलती है, क्षोभ मंडल में। और वायुयान कहां पर उड़ते हैं, समता मंडल में, लेकिन किसके नीचे, तो ओजोन परत के नीचे। अच्छा, रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर कहां से आती हैं, तो आयन मंडल से आती हैं। उपग्रह कहां पर छोड़े जाते हैं, बाहरी मंडल में। उल्कापिंड कहां पर जलना शुरू कर देते हैं, आयन मंडल में, और ये जलकर कहां पर राख होंगे, तो ये होंगे मध्य मंडल में। अच्छा, वायुमंडल का सबसे कम तापमान कहां पर है, तो वायुमंडल का सबसे कम तापमान है मध्य मंडल में। कितना है पूछेगा, तो -100 डिग्री सेल्सियस। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हमने डायग्राम के अंदर देखे। ठीक है, तो वही चीजें हैं, आप इनको डायग्राम से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस ये ओजोन परत के पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो आपको याद करने हैं। ओजोन परत का रंग कैसा होता है, हल्का नीला। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, 20 से 30। क्या करती है, पृथ्वी को सूर्य की यूवी किरणों से बचाती है। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, या फिर आप इनको पैरा बैंगनी किरणें भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, अच्छा, यूवी किरणों से कौन सा रोग होता है, स्किन कैंसर होता है। अच्छा, ओजोन परत के अंदर छेद हो चुका है किस गैस की वजह से, सीएफसी की वजह से। सीएफसी का मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलती है, तो एसी या रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है। सबसे बड़ा छिद्र कहां पर हुआ है, तो अंटार्कटिका पर हुआ है। छिद्र मापने का यंत्र को क्या बोलते हैं, तो छिद्र मापने के यंत्र को बोलते हैं, ओजोन परत के छिद्र को मापने के यंत्र को बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और इसका इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो डॉप्सन होगा। अच्छा, ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सारे मध्य मंडल के वही सारे पॉइंट्स हैं जो डायग्राम से रिलेटेड है। आयन मंडल के वही सारे पॉइंट्स जो डायग्राम से रिलेटेड हो गए। बाहरी मंडल का भी सेम है। उसके बाद हमने देखा हीट बजट। मैंने कहा कि मान लो 100 यूनिट जो एनर्जी है वो सूर्य से आई, तो 100 की 100 यूनिट पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। 100 में से 35 यूनिट हैं जो बादलों से क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और जो रिफ्लेक्ट होते हैं उन्हीं को कहा जाता है अल्बिडो ऑफ अर्थ। अल्बिडो ऑफ अर्थ उसी को कहा जाता है। उसमें से बाकी जो बचे हुए 65 यूनिट है, 65 में से 14 यूनिट तो क्लाउड्स क्या कर देते हैं, उनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। बचे कितने, 51 यूनिट, वही क्या करते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हीट बजट देख लिया था हमने। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई पृथ्वी के 1 यूनिट एरिया पर जो पवन है, जो वायु है, वो कितना जो प्रेशर है वो क्रिएट कर रही है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर का जो यूनिट है, जो इकाई है, वो क्या है, दो ऑप्शन बन सकते हैं, या तो पास्कल या बार। और बैरोमीटर के अंदर किस का प्रयोग होता है, मेटल का, तो जवाब क्या होगा, मरकरी, दैट इज Hg का इस्तेमाल होता है। फिर मैंने आपको बताया कि भैया 3 कंडीशन बनती है इसके अंदर। यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से गिर जाए, तो सडन फॉल हो जाए, तो मतलब क्या है कि तूफान आने वाला है। अच्छा, ऊपर नीचे हो रही है तो मतलब क्या है कि भैया अप डाउन हो रही है, तो मतलब क्या है कि भैया वर्षा या रेनफॉल आने वाली है। और धीरे धीरे अगर ऊपर जा रही है बैरोमीटर की रीडिंग, तो मतलब क्या है, मौसम क्या होने वाला है, साफ होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आकर अपना जो टॉपिक है वायुमंडल, ये कंप्लीट होता है। आई होप ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।